नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की आज ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने गारसदा तासी, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम डियरसन तथा मिस्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अद्वितीय है। इतिहास लेखन में इन्होंने जो कार्य किए हैं वो काफी महत्वपूर्ण तथा सराहनीय रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती में हुआ था और इनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक, निबंधकार रहे हैं। इनके द्वारा जो रचित रचना है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं कि इनके द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे निबंध, कहानी एवं आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, चिंतामणि, विश्व प्रपंच आदि इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा जायसी ग्रंथावली का संपादन भी किया था। तो इनके ये हो गई इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो आप शुरू करते हैं इनके द्वारा जो रचित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन संस्था, इसकी क्या पद्धति रही है तथा इसकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। कितना है? 1929 ईस्वी। बात करते हैं इसकी प्रकाशन संस्था की, तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ विदेहवादी पद्धति में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? विदेहवादी पद्धति में। इसमें कुल 997 कवियों का वर्णन है। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यानी कि इस ग्रंथ को सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। देखो, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से लिखी थी? हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी। आगे बात करते हैं इसकी कि हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी थी हिंदी साहित्य का विकास नाम से, इसकी भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसे ही 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवा दिया गया। ठीक है, देखो इसमें 3 तथ्य है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न बन सकता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में के रूप में लिखा गया था।
हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से लिखी? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। तो चलिए आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को ही सही अर्थों में साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको दोबारा से संशोधित किया गया था, परिवर्धित किया गया था, और इसका जो संस्करण था, संशोधित था, परिवर्तित संस्करण था, वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर अधिक साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों का उल्लेख किया गया है। यानी कि मिश्र बंधुओं तथा अन्य लेखकों की तरह इन्होंने साहित्यकारों की संख्या पर बल नहीं दिया है। इन्होंने केवल उन्हीं रचनाकारों को अपने ग्रंथ में शामिल किया है जिनका साहित्यिक महत्व है, यानी कि साहित्य की दृष्टि से वो कुछ महत्व रखते हैं। इस इतिहास ग्रंथ में गौड़ रचनाकारों को फुटकल श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इन्होंने अपने ग्रंथ में साहित्यिक दृष्टि से महत्व रखने वाले रचनाकारों का उल्लेख किया है, लेकिन जो गौड़ रचनाकार हैं उनको इन्होंने फुटकल श्रेणी में रखा है। इस इतिहास ग्रंथ में कवियों के निरूपण में समालोचना पद्धति अपनाई गई है। कौन सी पद्धति अपनाई गई है? विधेयवादी पद्धति के साथ साथ इतिहास ग्रंथों में कवियों के निरूपण में समालोचना पद्धति अपनाई गई है। इस इतिहास ग्रंथ में कवियों या लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषताएं नहीं है। इसलिए ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि इतिहास ग्रंथ में कवियों के निरूपण में समालोचना पद्धति अपनाई गई है तथा कवियों या लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इसमें प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमियों की विवेचना की गई है। इस ग्रंथ में प्रत्येक युग एवं रचनाकारों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है, यानी कि इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया था और उस काल विभाजन के अनुरूप जिन कवियों को इन्होंने अपने साहित्य, अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया है, उस युग की तथा रचनाकारों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा है। शुक्ल जी के द्वारा युगों का दोहरा नामकरण किया गया है। ठीक है, जैसे इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया, भक्ति काल तथा रीतिकाल को पूर्व मध्य काल तथा उत्तर मध्य काल तथा आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। इस तरह से इन्होंने युगों का दोहरा नामकरण किया। इस इतिहास ग्रंथ में तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज तथा भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे माना है? मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। किसके द्वारा माना गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ये प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रथम कवि कौन है? तो मुंज या भोज। शुक्ल जी ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। किसको माना है? चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा महाकवि किसे माना है? चंदबरदाई को। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चंदबरदाई।
शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्न रचनाओं को आधार बनाया, यानी कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए जिन रचनाओं को आधार बनाया था वो ये देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले मिस्र बंधु विरोध, यानी कि सबसे अधिक सामग्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए मिस्र बंधु विरोध से ली थी। इसके अलावा हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी तथा ब्रज माधुरी सार से भी इन्होंने बहुत सारी सामग्रियां ली थी। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की बाणियों से किया है। किससे किया है? शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की बाणियों से किया है। तो ये बात हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास से। इसमें हमने प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन संस्था तथा इसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, जो विशेष तथ्य थे, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। आगे बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और वो किस नाम से लिखा है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, आदि बातें हम देखते हैं। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है उनका जन्म 1905 ईस्वी है। क्या है? 1905 ईस्वी। जन्म स्थान सागर जो मध्य प्रदेश में है, तथा इनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं इसकी रचना की, तो वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938 ईस्वी। पद्धति की बात करते हैं तो पद्धति रही है इनकी कालानुक्रम पद्धति। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके बारे में हम कुछ विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। यह ग्रंथ शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। इस ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, यह शोध प्रबंध के रूप में लिखा था, और इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें पीएचडी की उपाधि मिली थी। यह एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के रचनाकारों का वर्णन किया है। यानी कि हिंदी साहित्य के केवल 1000 सालों का ही इसमें वर्णन किया गया है। यानी संधि चारण काल से भक्ति काल तक के कालखंडों का इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं को शामिल कर लिया गया है। यानी कि आदिकाल में अपभ्रंश की बहुत सारी रचनाओं को इस ग्रंथ में शामिल कर लिया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयं को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी का प्रथम कवि है, तो वो कौन है? स्वयंभू। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी के प्रथम कवि कौन है? भुंज या भोज। तो ये बात हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों के बारे में। अगली क्लास में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।